अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ेंगे। हम सिर्फ कंसोल स्क्रीन तक महदूद नहीं रहेंगे जैसा कि अक्सर बिगिनर ट्यूटोरियल्स में होता है, बल्कि आज हम प्रैक्टिकली एक छोटा सा काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हम हर स्टेप की वजाहत करेंगे। वीडियो के अख्ताम पर व्यूअर्स को अच्छी तरह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की समझ आएगी कि किस तरह ये तीनों मिलकर हमारे लिए इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना वेबसाइट ख़ुद बनाना चाहते हैं। ये उन नाज़रीन के लिए भी है जो इस बारे में हैरान हो कि ये वेबसाइट्स किस तरह काम करती है और वेब डेवलपमेंट की बुनियादी बातें सीखना चाहते हैं। आइए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को रियल लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल के साथ जनरली समझने की कोशिश करते हैं। HTML आपके वेब पेज या वेबसाइट का स्ट्रक्चर या स्केलेटन डिफ़ाइन करता है। CSS हम स्टाइलिंग और लेआउट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज या वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ और बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है आपके वेब पेज के लिए कि आपके वेब पेज में कौन कौन से एलिमेंट्स हो, जैसे कि बटन्स, टेबल्स, लिस्ट, इमेजेस, हेडिंग्स वगैरह। CSS में फिर इन मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स पर हम मुख्तलिफ़ रूल्स अप्लाई करते हैं कि हमारे पास वेब पेज पर वो कैसे दिखाई दे। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके कलर्स हो गए, लेआउट्स, विड्थ, हाइट वगैरह। तो ये चीज़ें हम CSS में डिफ़ाइन करते हैं। और फिर जावास्क्रिप्ट में हम अपने वेब पेज का जो बिहेवियर होता है, जो फंक्शनैलिटी होती है, वो कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो जाए, ये चीज़ डिफ़ाइन करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो अब इस वेबसाइट के एग्ज़ाम्पल को प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका जो वेबसाइट है उसको आप एक घर समझें जो आप बनाना चाहते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है यानी उसका जो नक्शा है वो आप HTML में डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें कितने बेडरूम्स हो, हॉल हो गया, किचन, वाशरूम्स वगैरह। और इसका जो स्टाइल है ये कैसे दिखाई दे, यानी इसके ब्रिक्स का साइज़ क्या होना चाहिए और इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसके छत का कलर कैसा हो, ये चीज़ हम CSS में डिफ़ाइन करते हैं। और इसके अंदर यानी घर के अंदर जो दूसरी फैसिलिटीज़ या बिहेवियर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बिजली का जो निज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी का, या पानी का जो सिस्टम है, प्लम्बिंग का, ये डिफ़ाइन करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जो एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास एक छोटा सा राउंडेड कार्ड होगा। उसके टॉप पे हमारे पास एप्लीकेशन का टाइटल होगा। टाइटल के नीचे हमारे पास काउंटर की वैल्यू शो होगी, जिसको हम इन 3 बटन्स के साथ कंट्रोल करेंगे। इंक्रीज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास काउंटर की वैल्यू आगे जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। रीसेट के साथ हमारी काउंटर की वैल्यू 0 होगी, ख्वाह वो जहाँ पे भी हो। और डिक्रीज़ के साथ हमारे काउंटर की वैल्यू वापस आएगी, यानी उसमें एक एक डिक्रीमेंट होता जाएगा हर क्लिक के साथ। तो चलिए इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग के लिए डेस्कटॉप पे मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बनाया है। आप इसको VS कोड में ओपन करें, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद कोड। अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप गूगल में जाके सर्च करें और इसको इंस्टॉल करें। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है और ये फ्री है। ये हमारा जो फोल्डर है VS कोड में ओपन हो गया है। अब इसके अंदर हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे। ये न्यू फाइल पर आप क्लिक करें और यहाँ से इनपुट में आप अपने फ़ाइल को नाम दें। क्यों ना हम इसको अपने एप्लीकेशन जैसा नाम दे देते हैं, counter.html। नाम मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो HTML एक्सटेंशन है ये आपने लाजमी HTML ही रखना है। इंटर प्रेस करें तो आपका फ़ाइल टेक्स्ट एडिटर में इस तरह ओपन हो जाता है। आप अपने प्रोजेक्ट को कोलैप्स कर लें, यहाँ पर HTML लिखें और ये दूसरा जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लें। ये हमारे लिए एक HTML बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देता है। इसके अंदर ये जो टैग्स हैं फ़िलहाल आप इनको हटा दें, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग लिखें। इसके अंदर
हमारा जितना भी CSS का कोड होगा वो इन 2 टैग्स के अंदर ही लिखेंगे हम। बॉडी से थोड़ा सा पहले आप स्क्रिप्ट का टैग लिखें और इसके अंदर जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो इन 2 टैग्स के अंदर जाएगा। हमारे पास आउटर मोस्ट जो टैग है वो HTML का है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और इसके अंदर हमारे पास हेड टैग है, फिर हेड टैग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसको आप स्टार्टिंग टैग या ओपनिंग टैग भी कह सकते हैं और इसको एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम टैग को क्लोज़ कर देते हैं, यानी टैग का जो नाम है वो आप लिख देते हैं और उससे पहले ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, इसके साथ आप टैग को क्लोज़ कर देते हैं। इसको कहते हैं पेयर्ड टैग, यानी हमारे पास ये दोनों पेयर्स हैं इसका जो ओपनिंग पेयर है वो भी है और इसका जो क्लोजिंग पेयर है वो भी है हमारे पास। बिल्कुल इस तरह हमारे पास स्क्रिप्ट टैग भी इस जैसा है, बॉडी टैग भी इस तरह है। बॉडी के अंदर यानी स्क्रिप्ट टैग से थोड़ा सा पहले हमारे पास जितने HTML के विजुअल कंटेंट होते हैं या विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, जैसा कि बटन्स, हेडिंग्स, इमेजेस, टेबल्स, डिव्स वगैरह। ये सारे जो विजुअल एलिमेंट्स हैं हमारे पास HTML के, हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक HTML डिव का जो टैग है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। आप टैब प्रेस कर लें, डिव लिखें और टैब प्रेस करें तो आपके पास यानी इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है दोनों आ जाती हैं। इस तरह आप इंटर प्रेस करें। डिव हमारे पास एक कंटेनर जैसा टैग है, यानी अगर आप इस फाइल को सेव करें, अभी हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और ब्राउज़र में इसको रन कर देते हैं। ब्राउज़र में रन करने के लिए आप इस फाइल के अंदर राइट क्लिक करें और ये ओपन विद लाइव सर्वर। ये फ़ाइल हमारा लाइव सर्वर में ओपन हो गया है। फ़िलहाल ये एम्प्टी है, यानी यहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हालांकि हमने एक डिव यूज़ किया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डिव हमारे पास एक कंटेनर जैसा होता है, इसको आप एक डब्बा समझिए जिसके अंदर आप और HTML के एलिमेंट्स रख सकते हैं। ये आपके लिए एक कंटेनर की हैसियत से काम करता है, यानी इसके अंदर आप दूसरे एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ग्रुपिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारे पास डिव यानी डिवीज़न का टैग, और ये इस तरह आप यानी डिव लिखेंगे और इस तरह इसको क्लोज़ करेंगे। इसको मैं एक ID दे देता हूँ। ID इसका एट्रीब्यूट है और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी आपके पास पूरे HTML डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही ID ऐसी होगी जिसकी वैल्यू ये होगी, फॉर एग्जांपल काउंटर। एट्रीब्यूट्स हमारे पास ओपनिंग टैग्स के अंदर होती हैं। ये ID जो है ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और इक्वल के बाद हम इसमें एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वो वैल्यू है हमारे पास काउंटर, डबल कोट्स इसको कहते हैं, डबल कोट्स, और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसको हमने वैल्यू दे दी काउंटर। इस ID के साथ हम इस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर वो टाइटल वाला जो टैग है वो लिख लेते हैं, वो हम डाल देते हैं H1। H1 हमारे पास सबसे बड़ा हेडिंग है। हेडिंग्स हमारे पास H6 से लेकर H1 तक है, यानी H1 हमारे पास सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अपने एप्लीकेशन का टाइटल। अब हम इन दोनों विंडोज़ को यानी दोनों जो हमारे पास एप्लीकेशन है इनको बड़ा कर देते हैं, इन स्क्रीन साइज़ को, ताकि हम सिर्फ कोड और इसके आउटपुट पर फोकस कर सकें। ये ब्राउज़र जो है इसको राइट साइड पे आप एज के साथ इस तरह लगा लें और लेफ़्ट साइड पे अपने कोड एडिटर को, यहाँ पर आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर है लेफ़्ट साइड पे ये आ गया है और राइट साइड पे इसका आउटपुट। जैसे ही आप यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो राइट साइड पे ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये माई काउंटर का जो H1 है इसके नीचे हम एक और H1 टैग डाल देते हैं जिस पर हम काउंटर की वैल्यू शो करेंगे और इसको हम ID दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ID, इसको काउंटर ID दे देते हैं और हमारा जो डिव है इसको कार्ड ID दे देते हैं। ये हमारे पास काउंटर आ गया है, यानी काउंटर की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इसमें शो होगी। इसके अंदर हम 0 डाल देते हैं स्टार्ट में ताकि ये 0 से स्टार्ट हो। इस पर हम फिर स्टाइलिंग करेंगे CSS में थोड़ी देर में। पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर है HTML में वो अच्छी तरह डिफ़ाइन कर लें।
इसके बाद मैं एक और डिव बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल डिव आप डिवीज़न के लिए यानी ग्रुपिंग के लिए एक सेक्शन डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। विजुअली ये आपको ब्राउज़र में नज़र नहीं आता जब तक आप इसके अंदर कुछ और विजुअल एलिमेंट्स नहीं डालते HTML के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक बटन डाल देता हूँ। इसके अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं इंक्रीज़। तो अब से अगर मैं इसको सेव कर लूँ तो हमारे पास वो बटन आ जाता है। बटन हमारे पास 3 बटन्स हैं। अब एक और क्रिएट कर देते हैं Ctrl+C+V और इसको ऊपर लिख देते हैं रीसेट। और एक जो है वो डिक्रीज़ का बटन होगा, उसको टेक्स्ट दे देते हैं डिक्रीज़ का, इस तरह। ये 3 बटन्स आ गए हैं हमारे पास। अब इन बटन्स को क्लास का एट्रीब्यूट दे देते हैं। ये आल्ट प्रेस करते हुए मैंने 3 डिफरेंट लोकेशंस पर क्लिक किए हैं, तो आपके पास मल्टीपल कर्सर्स आ जाते हैं जिनको आप एट द सेम टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्लास लिखें और क्लास के बाद हम अपने इस बटन्स को btn क्लास दे देते हैं। क्लास जो है आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स के क्लासेस का वैल्यू एक जैसा हो सकता है। ये आईडी की तरह नहीं है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। आपके क्लास के वैल्यूज़ यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स में एक जैसे हो सकते हैं। इन btn क्लास वैल्यू के साथ हम इसको स्टाइल यानी CSS के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर इनके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को। अब इसको एक आईडी दे देते हैं ताकि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको CSS और जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर सकें। हमारा मकसद है कि आप इस एक वीडियो से बहुत कुछ सीखें, तो इसलिए हम इसको आईडी दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल INC_btn, ये मैंने इसको आईडी दे दी और ये आईडी यूनिक होगी, किसी दूसरे एलिमेंट की ये वैल्यू नहीं हो सकती आईडी के लिए। अब क्लास, ये जो क्लास है ये तो एक कॉमन क्लास है, btn तीनों के लिए एक ही वैल्यू है। अब इसको एक और भी क्लास दे देते हैं। इसके साथ हम इसको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास DEC_btn यानी डिक्रीज़ btn क्लास वैल्यू एक और दे दी हमने इसको। स्ट्रक्चर तो हमने HTML में डिफ़ाइन कर लिया है। अब जाते हैं CSS में। तो यहाँ पर CSS में हमारे पास एक यानी फ़िलहाल हम सबसे पहले बॉडी सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी को आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे। CSS के अंदर आप सिलेक्शन के लिए टैग के नाम यूज़ कर सकते हैं, आईडी यूज़ कर सकते हैं और क्लासेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर हमने डायरेक्टली टैग यूज़ किया है। तो इस बार हमने ये बॉडी सेलेक्ट किया है। बॉडी यानी हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पर वेब ब्राउज़र में आप की जो बॉडी है वो यहाँ से यानी इस कोने से यहाँ तक इस कोने तक है। अब इसके ऊपर एक CSS का रूल अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्शन के लिए आप टैग का नाम लिखेंगे और अपने सिलेक्शन को इस तरह एक ब्लॉक देंगे। तो इसके अंदर आप जो रूल्स डिफ़ाइन करेंगे ये उस टैग पर जो आपने सेलेक्ट किया हो या उस सिलेक्शन पर, यानी अगर आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन हो यहाँ पर तो उन सब सिलेक्शंस पर वो CSS वाले रूल्स अप्लाई होंगे जो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर का CSS रूल है। आप बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो। तो राइट साइड पे सेव करने के बाद आपके बॉडी का जो कलर है वो इस तरह यानी टोमेटो हो जाता है। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कुछ HTML एलिमेंट्स पर कुछ मखसूस स्टाइलिंग या डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई करता है रीडेबिलिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो हम स्पेसेस देख रहे हैं ये हमने तो नहीं दी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ने इस पर अप्लाई किए हैं मुख्तलिफ़ HTML एलिमेंट्स पर। अब इन सब एलिमेंट्स की ये स्टाइलिंग रीसेट करने के लिए या ज़ीरो करने के लिए कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पर कोई स्टाइल अप्लाई ना हो, इनको सेलेक्ट करने के लिए हम एस्टेरिस्क का ये जो सिंबल है ये यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं ऑल सेलेक्टर, यानी आपने अपने इस HTML डॉक्यूमेंट से सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं जिसमें ये सारे शामिल हैं। आपने इनको सेलेक्ट कर लिया है, आप इसको फिर से एक ब्लॉक देंगे और इसके अंदर हम यानी ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स पर अप्लाई करता है। अब इसको ज़ीरो कर देते हैं
तो ये हमारे पास एक CSS रूल है और ये इस रूल की वैल्यू है। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास इन सब को सिलेक्ट किया है और पैडिंग हमने 0 की है। आप इसको सेव कर लें तो यानी यहाँ पर हमने देख लिया है कि बटन्स के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, अंदरूनी जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया है इन बटन्स के अंदर। अब बाकी जो एलिमेंट्स है उस पर यानी कुछ मार्जिन भी है, मार्जिन को भी 0 कर देते हैं, मार्जिन 0। ये अब हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो पैडिंग और मार्जिन है सबका 0 हो गया है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपका ये डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र ने इस पर फ़ॉन्ट अप्लाई किया है ये कुछ खूबसूरत दिखाई नहीं देता। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको यानी फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पर अपने सारे जो आपके पास सेलेक्टर्स हैं इसमें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि आपके पास जितने भी विजुअल एलिमेंट्स हैं ये सब बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो क्यों ना बॉडी हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है यहाँ से और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरियल, और इसमें ये जो कुछ फ़ॉन्ट्स है बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में जो इंस्टॉल होती हैं या बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स में, तो ये 3 हमने अप्लाई किए हैं। ये वाला, ये एक दूसरा हो गया और ये सेंस सिर्फ ये कुछ हमारे पास फ़ॉन्ट्स है, यानी इनमें से जो भी हमारे पास अवेलेबल हो तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब सेव करने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो इसकी टोपोग्राफी है वो चेंज हो गई है। इसके बाद हम अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा कार्ड है। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। कार्ड की हमारे पास आईडी है और आईडी को CSS में सेलेक्ट करने के लिए हम ये हैश साइन यूज़ करते हैं और आईडी की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास उसकी वैल्यू है कार्ड, और फिर से अपने सिलेक्शन को बॉडी दे देते हैं, ब्लॉक दे देते हैं। इसके अंदर कार्ड पर हम मुख्तलिफ़ रूल्स अप्लाई करेंगे CSS के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको विड्थ दे देते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 400 px का ये आ गया है, ये यानी विड्थ हमारे पास आएगी कार्ड की। हमारा जो कार्ड है ब्राउज़र में हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारा कार्ड कहाँ से कहाँ तक है, वो इसलिए कि हमारे पास कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है और उसमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फ़िलहाल इसको वाइट कर देते हैं, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। ये हमारे पास वाइट कलर आ गया है कार्ड का। कार्ड के एजेस और इसके अंदर जो कंटेंट है इनके दरमियान स्पेस देने के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं, पैडिंग, और हम इसको दे देते हैं 2 रैम। px आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सिंगल डॉट को पिक्सल कहते हैं। रैम हमारे पास एक रैम तकरीबन 16 px के पिक्सल्स के बराबर होता है। जब आप 2 रैम करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने इसको यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 32 px इस तरह का यानी पैडिंग दिया है हर तरफ से। अभी आप देख रहे हैं कि हर तरफ से हमारे कंटेंट को पैडिंग मिली है कार्ड के अंदर। अब इसके अंदर यानी इसके जो कार्नर्स हैं इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, जैसा हमने वो इलस्ट्रेशन में देखा था। बॉर्डर रेडियस कुछ भी आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, यानी आप जितना गोल करना चाहें गोल कर लेते हैं इसको 10 px। तो आप देख रहे हैं कि आपके कार्ड के जो बॉर्डर्स हैं ये इस तरह गोल हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, H1 अगर आप देख लें तो आपका जो H1 है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी आखिर तक है। ये दूसरा H1 भी इस तरह है, हालांकि इसके अंदर जो कंटेंट है ये छोटे हैं, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक है। इसको यानी समझने के लिए आप यहाँ से H1 सेलेक्ट कर लें डिबगिंग के लिए, ताकि आप देखें कि यानी इसका जो विड्थ है वो कहाँ से कहाँ तक है। मैं इसको दे देता हूँ रेड। आप देख रहे हैं कि हमारे पास H1 दोनों की जो विड्थ्स हैं वो अगरचे इसके अंदर जो कंटेंट है वो काफ़ी शार्ट हैं, लेकिन इन दोनों ने जो विड्थ है वो मुकम्मल घेर ली है, हालांकि इसके अंदर कंटेंट इतने नहीं है। इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, यानी जो आपकी टोटल विड्थ लें और किसी दूसरे को उस लाइन पर जगह ना दें, इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो बटन्स यूज़ किए हैं वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स है जो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, यानी इन बटन्स ने
जो स्पेस अवेलेबल है वो एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। अगर दूसरे एलिमेंट को यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर जगह मिल रही है तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, नहीं तो दूसरे लाइन पर आ जाएंगे। जबकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास div हो गया, h1, टेबल, पैराग्राफ, ये जो कुछ हमारे पास HTML के टैग्स हैं, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल हैं। यानी इसके अंदर अगर कंटेंट कम भी हैं तो भी किसी दूसरे को उस लाइन पर जगह नहीं देगी। अब इनको ये हमने h1 यहाँ पर डिबगिंग के लिए सेलेक्ट किए हैं। ये दोनों आपने जो h1 के टैग्स यूज़ किए हैं दोनों आपने सेलेक्ट किए हैं। ये सिर्फ हमने ये देखने के लिए कि हमारे पास h1 का जो विड्थ है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसको हम हटा देंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ये इन एलिमेंट्स के दरमियान बिल्कुल सेंटर में आ जाए। यानी ये 0 इस h1 के सेंटर में आ जाए और काउंटर जो है ये इस h1 के सेंटर में आ जाए। सेव कर ले तो आपके पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आ जाता है। अब इसके बाद यानी ये जो h1 है इसको हटा देते हैं। h1 जो हमने दोनों सिलेक्ट किए थे ये हमने हटा दिया है। ये सिर्फ डिबगिंग के लिए था। डिबगिंग का मकसद है कि आप अपने एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम्स हो, जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ आएँ, उनको सॉल्व करने के लिए जो आप टर्म यूज़ करते हैं इसको कहते हैं डिबगिंग। आपके पास जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये बटन्स, अगर आप इसके पेरेंट पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर का CSS रूल अप्लाई करते हैं, यानी ये आपका CSS का रूल है, ये आपने अप्लाई किया है तो इसको आपने वैल्यू दी है सेंटर। इसके साथ इसके अंदर यानी हमारा जो कार्ड है इसके अंदर जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ जाते हैं और उनका टेक्स्ट भी उनके अंदर सेंटर में आ जाता है। अब हम काउंटर का जो हमारे पास h1 है इसको ID के साथ CSS में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल काउंटर लिखेंगे आप और इसको आप ब्लॉक देंगे। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम बढ़ा देते हैं ताकि ये बहुत बड़ा नज़र आए, 100px कर देते हैं। अब हम अपने बटन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तीनों बटन्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। वो हम क्लास btn के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास की यानी इन क्लासेस की जो वैल्यू है btn वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए CSS में आप डॉट यूज़ करते हैं, यानी पीरियड का जो आपके पास सिंबल है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद आप क्लास की वैल्यू देंगे। तो इस सूरत में हम इन 3 बटन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये जो क्लास की वैल्यू है btn ये हमने दे दी। अब हमने ये तीनों बटन सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर हम CSS के रूल्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम इस पर रूल अप्लाई करते हैं पेडिंग की, यानी अंदरूनी स्पेस दे देते हैं हर बटन को। तो हमारे पास इसमें अगर आप एक वैल्यू दे देते हैं तो ये चारों तरफ से कंसीडर होगी। यानी अगर आप इसको 20px दे देते हैं तो 20px यानी की पेडिंग हर तरफ से हमारे इन तीनों बटन्स को मिलेगी, यानी अंदरूनी स्पेस। अगर आप 2 वैल्यू यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू हम यूज़ करते हैं 1 रैम और एक दूसरी वैल्यू हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रैम, तो ये फर्स्ट जो वैल्यू है ये टॉप और बॉटम के लिए कंसीडर होगी और ये जो वैल्यू है ये लेफ़्ट और राइट के लिए। सेव कर लें इसको। तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि बटन्स को टॉप और बॉटम से 1 रैम और लेफ़्ट और राइट से सारे बटन्स को 2 रैम का जो पेडिंग है ये मिल चुका है। अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी इनको ब्लैक कर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, लेकिन चूंकि हमारे पास टेक्स्ट और बैकग्राउंड का कलर एक जैसा है इसलिए हमें वो टेक्स्ट नज़र नहीं आता। इसका यानी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए CSS में एक हमारे पास रूल है कलर। तो कलर हम फिर से टोमेटो दे देते हैं इसको, तो ये हमारे पास इसका जो टेक्स्ट है ये नज़र आ रहा है। अब इन तीनों बटन्स के ऊपर जब आप माउस ले जाएं तो आपके पास यानी इसके ऊपर कुछ हो जाए, इस पर कुछ करने के लिए हम CSS में हमारे पास एक यानी इवेंट आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास डॉट बटन्स के ऊपर जब आप माउस ले जाएं तो यानी माउस ओवर हो, यानी आप इसको हम कहते हैं होवर btn के ऊपर आप यानी जितने भी btn
वैल्यू के साथ जो हमारे क्लासेस हैं उसके ऊपर आप जब माउस ले जाएं तो उसके ऊपर क्या हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम इसका जो कलर है वाइट कर देते हैं और देखें अब जैसे ही आप बटन्स के ऊपर जाएंगे तो बटन्स का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। आप इस पर और भी CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफार्म का मतलब है कि आप इसके शेप को चेंज करें, यानी शेप में चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्म का जो प्रॉपर्टी है जो रूल है CSS में वो यूज़ करते हैं। इसमें फिर हमारे पास CSS के मुख्तलिफ फंक्शंस आ जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से हम स्केल का जो ऑप्शन है, स्केल का मतलब है छोटा या बड़ा करना। अगर आप 2 करेंगे तो इसका मतलब है कि जब आप माउस इसके ऊपर ले जाएंगे बटन के ऊपर, इसका यानी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो हमने इसको स्टाइल दिया है इसके ये डबल हो जाएगा। इसका जो साइज़ है ये डबल, विड्थ और हाइट इसकी डबल हो जाएगी। अब देखते हैं इसको, ये आप देख रहे हैं कि ये डबल हो रहा है। अब हम इसको यानी थोड़ा सा कम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2 करेंगे। अब हम जब इसके ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह यानी स्केल होता जाएगा और इसके साथ इस पर ये जो कलर वाली प्रॉपर्टी है ये भी अप्लाई हो रही है। इस एनिमेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए या यानी स्लो करने के लिए हम यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद आल या आप मखसूस किसी एक प्रॉपर्टी का नाम देंगे यहाँ पर। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर यानी जितने भी एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं यानी जितने भी CSS के रूल्स हैं उन सब के ऊपर ये एनिमेशन का ड्यूरेशन अप्लाई हो। तो अगर आप यहाँ पर 1 सेकंड दे देते हैं तो ये 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम जाते हैं तो ये देखिए अभी स्लो हो गया है एनिमेशन हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। 0.5 का मतलब है 500 मिली सेकेंड्स या आधा सेकंड। ये आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट। अब एक आखिरी चैलेंजिंग टास्क जिसमें अक्सर डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स फेल हो जाते हैं वो है कार्ड को बहुत वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना। अगर आप इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना चाहते हैं तो वो तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप आएंगे यानी कार्ड के अंदर, कार्ड जो है आपका ये डिव है, इसके ऊपर आप एक CSS रूल अप्लाई करेंगे मार्जिन ऑटो का, तो इसके साथ ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाता है। लेकिन इसको वर्टिकली सेंटर करना ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, हालांकि ये बहुत ही आसान है और अब हम इसको करेंगे। ये मार्जिन ऑटो का जो CSS रूल है ये आप हटा दें। अब बॉडी के अंदर चले जाएं। बॉडी में आप एक CSS रूल अप्लाई कर लें, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको आप वैल्यू दे दें फ्लेक्स का मतलब है यानी फ्लेक्स बॉक्स, यानी ये लेआउट के लिए हम यूज़ करते हैं CSS में। तो अभी फिर से ये हमारे पास टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में है। अब हम इसके साथ इसको सेंटर करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, यानी इसके अंदर जो कंटेंट हो उनको हम सेंटर कर लें तो इसके साथ ये सेंटर में आ जाता है हॉरिजॉन्टली। और एक दूसरी प्रॉपर्टी है लाइन आइटम्स सेंटर, इसके साथ फिर ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास बॉडी का जो हाइट है वो यानी यहाँ तक है जहाँ यानी जितने हमारे पास ये कंटेंट हैं। इसको यानी अब हम हाइट देंगे। ये हमारे पास यहाँ पर HTML और CSS दोनों, HTML और बॉडी दोनों को यानी इस तरह मल्टीपल सिलेक्शन इस तरह करेंगे। आप CSS में HTML और बॉडी को सिलेक्ट किया है हमने। अब हम इसको हाइट देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट 100 VH। 100 VH का मतलब है कि आपके पास जिस टाइम आप इसको रन कर रहे हैं ब्राउज़र में, यानी ओपन कर रहे हैं अपने फ़ाइल को, तो उस वक़्त आपके विंडो की जो साइज़ होगी वो आपके पास 100 VH होगी। यानी अगर आप इसको 100 VH देंगे तो आपके पास इसकी जो हाइट है, अगर आपने इसको कम किया है तो उस वक़्त वो 100 कंसीडर होगी, यानी 100 VH। अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी वो 100 VH कंसीडर होगी। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स प्रॉपर्टी के साथ
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर के साथ बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर में आ गया है। अब इसको थोड़ी सी शेडो भी दे देते हैं, यानी साया जो आप कह सकते हैं, बॉक्स शेडो। ये फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है ये है एक्स के लिए, और ये दूसरी जो वैल्यू है ये वाई के लिए है। ये दोनों हम ज़ीरो कर देते हैं कि ज़ीरो से यानी डायरेक्ट स्टार्ट हो इसका साया। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अंदाज से। अब ये जो है इसकी ब्लर वैल्यू है। अब हम ये कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10px और इसको कर देते हैं 5px, और शेडो का कलर आप यहाँ पर देंगे जो शेडो आप देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्लैक देना चाहें तो आप ब्लैक देंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास इसकी शेडो भी आ गई है। अब कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर देते हैं टोमेटो, तो ये कार्ड भी हमारा आ गया है। अब बारी है जावास्क्रिप्ट की, यानी ये काम तो हमने कर लिया है HTML और CSS में। हमने इस पर स्टाइलिंग भी कंप्लीट की, HTML स्ट्रक्चर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है जावास्क्रिप्ट की। आइए जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये डिफरेंट HTML एलिमेंट्स हैं, हम इनको एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो बटन्स है ये HTML और CSS में तो हमने इन पर काम कर लिया है, लेकिन अब इन पर जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए अगेन फिर CSS की तरह आप इसको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट का जो बटन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में आप इस एलिमेंट को यानी इस बटन को डालेंगे। अब वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में 3 कीवर्ड्स हैं, एक कांस्ट, एक var और एक लेट। इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। कांस्ट में आप एक मरतबा जो वैल्यू असाइन करेंगे वो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, जबकि वार और लेट में आप वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन फ़िलहाल उसमें हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो। तो यहाँ से हम कांस्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं और अपने बटन को फॉर एग्ज़ाम्पल INC इंक्रीमेंट का जो बटन है हम उसको एक्सेस करने के लिए इस वेरिएबल में हम इसको डालेंगे। और हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट से एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे और मेथड्स के साथ साथ हमारे पास एक गेट एलिमेंट बाय ID मेथड भी है। उसके साथ हम यानी ID के साथ किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने अपने इस HTML एलिमेंट को यानी एक ID दी है, तो ID का जो मेथड है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको कॉल करेंगे, उसके साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने गेट एलिमेंट बाय ID को आप वो ID पास करेंगे जिस एलिमेंट को आप इस ID के साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, और वो है INC-BTN। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है और इस INC-BTN वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस वेरिएबल के ऊपर हमारे पास और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो थोड़ी देर में हम देखेंगे। हम 3 बटन्स को अब सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के लिए आप इसको यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V प्रेस करें। अब ID के साथ किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना तो हमने देख लिया है, क्यों ना ये रीसेट का जो बटन है हमारे पास इसको हम क्लास के साथ सेलेक्ट कर लें। तो अब हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल रीसेट BTN का नाम दे देते हैं वेरिएबल को, और यहाँ पर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यानी आपके पास ये देख रहे हैं जैसा कि इस मेथड के नाम से भी ज़ाहिर है कि ये आपको एक एलिमेंट नहीं दे रहा बल्कि एलिमेंट्स का एक कलेक्शन आपको दे रहा है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर एक भी हो तो भी वो कलेक्शन में ही होगा। इसके लिए हम BTN यूज़ करते हैं। ये जो BTN क्लास हमने इसको दिया है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास अब इनका एक कलेक्शन आ गया है। हमारे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस BTN क्लास वैल्यू के साथ वो 0 पे है, ये दूसरे नंबर पे है यानी 1 पे है, और ये तीसरे नंबर पे यानी 2 हमारे पास जो इंडेक्स है उसके ऊपर है।
फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इस कलेक्शन में 0 इंडेक्स पर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए यानी ये हमें एक कलेक्शन दे देता है। रीसेट बटन हमारे पास दूसरे इंडेक्स पे है, यानी 1 इंडेक्स पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे और ये 2 पे। तो ये रीसेट बटन हमारे पास यही है, इसको हमने इस वेरिएबल के अंदर डाला है। और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा जो बटन है, इसको हमने DEC-BTN का नाम दिया है। अब इस डिक्रीज बटन को एक और तरीके के साथ जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जावास्क्रिप्ट में HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करने के मुख्तलिफ़ तरीके सीखें, और जो भी आपको फिर आसान लगे या अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इसको आगे यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर फिर से एक मेथड है, इसको कहते हैं क्वेरी सेलेक्टर। तो उसके साथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम यानी यहाँ पर क्लास देंगे। क्वेरी सेलेक्टर में आप हैश यानी ID भी पास कर सकते हैं। अगर ID के साथ आप सेलेक्ट करते हैं तो आप इस तरह की ID देंगे, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर हमारे पास जो मेथड है ये एक जनरल टाइप का है। जैसे आप CSS में सेलेक्टर्स काम करते हैं, यहाँ पर भी आप उस तरह के सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं। जब आप क्लास के साथ किसी क्लास वैल्यू के साथ किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं क्वेरी सेलेक्टर मेथड के साथ, तो आप यहाँ पर डॉट देंगे और उसके बाद यानी आपके पास जो क्लास की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल BTN, DEC-BTN। अब हमने इस एलिमेंट को यानी हमारे पास ये जो बटन एलिमेंट है, इसको क्वेरी सेलेक्टर का जो मेथड है डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसके ज़रिए हमने इसको सेलेक्ट किया है और इस बटन के अंदर डाला है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो काउंटर की वैल्यू है, अब हम इसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने के लिए हमें इसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने के लिए हम वही तरीका यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+C+V, और इसको Alt प्रेस करते हुए ये डाउन एरो आप प्रेस करें तो ये आपके पास इस तरह नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको दे देते हैं काउंटर, और यहाँ से हम ID के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, वो है हमारे पास काउंटर, तो वो भी सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद जब हम किसी बटन पर क्लिक करेंगे, बटन पर क्लिक रजिस्टर करने के लिए हमारे पास हर HTML एलिमेंट पे एक मेथड है और वो है ऐड इवेंट लिसनर। उसको हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होती है कि हम कौन सा इवेंट इस पर रजिस्टर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लिक इवेंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप क्लिक लिखेंगे, उसके अंदर वो ऐड इवेंट लिसनर मेथड को पास करेंगे और उसके अंदर हम एक फ़ंक्शन भी पास करेंगे जिसको हम कॉलबैक फ़ंक्शन कहते हैं। जब बटन के ऊपर क्लिक हो जाता है तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का सिस्टम है, ब्राउज़र हमारे जो है, वो हमारे उस कॉलबैक फ़ंक्शन को ख़ुद ब खुद कॉल कर देता है। उसके अंदर हमने जो कुछ भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। INC-BTN जो है उसके ऊपर हम इवेंट लिसनर यानी ऐड इवेंट लिसनर मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ से स्ट्रिंग में आप क्लिक लिखेंगे तो आपके पास यानी क्लिक का जो इवेंट है वो इसके ऊपर रजिस्टर हो जाता है, इस BTN एलिमेंट के ऊपर। अगर ये नल नहीं है, इसके अंदर आपने कुछ सेलेक्ट किया है HTML एलिमेंट से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब है यानी जिसका कोई नाम ना हो। अब यहाँ पर आपने फंक्शन को नाम तो नहीं दिया, डायरेक्ट आपने फंक्शन लिख दिया है, इसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। 3 हमारे पास बटन्स हैं, इन तीनों पर हम इस जैसे इवेंट्स रजिस्टर करेंगे। Ctrl+C, आप इसको कॉपी कर लें, Ctrl+V, और तीसरा बटन के लिए भी। अब इसको कर देते हैं DEC-BTN और इसको कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रीसेट-BTN। उस तरतीब के साथ इसको लिख लेते हैं, इसको ऊपर ले आएँ और इसको नीचे ले आएँ इस तरह। तो ये हमारे पास 3 बटन्स हैं, इनके ऊपर हमने इवेंट्स रजिस्टर किए हैं, क्लिक इवेंट्स। आप इसको सेव कर लें, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉल बैक फंक्शंस के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा सिस्टम की तरफ से। अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं शो काउंट का।
यानी बाहर हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं शो काउंट। हमारे चैनल पे फर्स्ट जो वीडियो है वो जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के बारे में है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं तो आप वहीं जाकर मुख्तलिफ ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं वहीं से भी आप सीख सकते हैं। अब इसके अंदर हम काउंटर हमारे पास जो एलिमेंट है यानी h1 जो है उसके अंदर हम काउंटर शो करेंगे, लेकिन काउंटर शो करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर एक और। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट के साथ आप बना सकते हैं, var के साथ आप बना सकते हैं। तो लेट के साथ एक बना लेते हैं काउंटर जिसकी वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट, यानी काउंटर वैल्यू आप इसको कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि काउंटर हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पर बनाया है। अब हमने यहाँ पर लेट काउंटर एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने वैल्यू डाली है 0। जब इसके अंदर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो काउंटर की जो वैल्यू होगी हम उसमें एक ऐड करेंगे। उसमें एक ऐड करने के लिए आप काउंटर वैल्यू प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जब आप ये कर लें तो उसके बाद आप अपने शो काउंट फंक्शन को कॉल कर लें। इस तरह आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, ये जो आपका फंक्शन है इसको कॉल हो जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो काउंटर हमारे पास एक h1 एलिमेंट है उसकी जो इनर HTML वैल्यू है या इनर टेक्स्ट हम उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनर टेक्स्ट आपके पास जो होता है ये इसके अंदर जो कुछ भी होता है हम इसको इनर टेक्स्ट कहते हैं और इसको हम अभी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज करेंगे। तो उसमें हम डाल देते हैं काउंटर वैल्यू। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट बटन के लिए काम कर रहा है। आगे हम जा रहे हैं, इसमें एक ऐड होता जा रहा है वो इस तरह से कि काउंटर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट यानी हमारे पास 0 है। जब आप इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को, ये 0 है। इसके बाद हमने बटन पर जब क्लिक किया है तो काउंटर की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें हमने एक ऐड किया है। इसका मतलब बिल्कुल यही है कि यानी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल काउंटर की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक जमा हो, वापस वो वैल्यू जमा करने के बाद यानी इसमें एक वैल्यू और जमा करने के बाद ये उठाकर आप वापस काउंटर वैल्यू में रख रहे हैं। ये बिल्कुल इस जैसा था जैसा वो पिछला स्टेटमेंट हमने लिखा था, ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के साथ। हमारा जो रीसेट बटन है इसके अंदर हम आ जाते हैं। रीसेट बटन के अंदर हम इसकी वैल्यू यानी 0 करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखें इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और अब रहता है डिक्रीज़ बटन हमारे पास। डिक्रीज़ बटन में भी यही कोड कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद ये प्लस का जो साइन है हम यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि इसमें एक डिक्रीमेंट हो। तो अब हम आगे जाते हैं, 0 कर देते हैं, फिर आगे जाते हैं और इसके साथ हम पीछे आ जाते हैं। लेकिन अब इसमें एक और मसला है कि जब आप डिक्रीज़ बटन पर क्लिक कर लेते हैं ये चेक नहीं करता कि हमारे पास काउंटर की वैल्यू क्या है। जो भी वैल्यू हो उसको यानी उसमें से एक और कम कर देता है, यानी ये माइनस में भी चला जाता है। देखिए अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये डिक्रीमेंट का जो बटन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन के साथ हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। रिटर्न का मतलब है फंक्शन से बाहर निकलना। ये आपका फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस फंक्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम इस फंक्शन से यहाँ पर निकल रहे हैं। इस सूरत में जब हमारे पास काउंटर की जो वैल्यू है वो 0 हो, जब भी ये 0 हो जाए और आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो जब ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाता है तो आप इस ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। इस ब्लॉक के अंदर जब आप आ जाए, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है और वो है रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, आगे न जाएं। जब आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो यानी आपके पास काउंटर वैल्यू 0 ना हो तो आपका ये जो इफ़ का ब्लॉक है इसको इग्नोर किया जाता है। आप आगे बढ़ते हैं और इसमें एक डिक्रीमेंट हो जाता है और फिर से हम इसको शो कर देते हैं। सेव कर लें और इसको टेस्ट कर लें।
ये ज़ीरो कर दिया है। फिर से आप इसको आगे ले जाएं। अब हम इसको ले आते हैं पीछे, लेकिन ये ज़ीरो के बाद ज़ीरो हो जाता है क्योंकि वो कंडीशन हमारे पास फ़ाल्स हो रहा है।